बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच चौहान साहब हैं और आज हम लोग मुद्रा के विषय में जानेंगे। तो आइए आज हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सर मुद्रा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुद्रा तो एक आज के युग में विटामिन हो गया है। ठीक है, अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो आपका लगेगा कुछ हमको ताकत है, अगर पैसा नहीं है तो ताकत। सबसे पहले हार्टले ब्रदर्स नामक एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मुद्रा का परिभाषा दिया था, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। लेकिन बाद में आया कि नहीं, ये परिभाषा उतना उचित नहीं है। तब बाद में आया कि मुद्रा वह है जो जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिसे लोग आसानी से ले और दे सके। ठीक है, तो मुद्रा वह है जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है तथा जिसे लोग क्रय विक्रय के लिए आसानी से ले और दे सके। आपका कोई क्वेश्चन है? मुद्रा का कार्य क्या है? वाह, चलिए मुद्रा जब जान गए तो मुद्रा के कार्य जानिए। इसको याद कर लीजिए। याद करने का तरीका है, मुद्रा के हैं चार कार्य महान, मुद्रा के हैं चार कार्य महान, संचय मापन विनिमय भुगतान। चार इंपॉर्टेंट कार्य है, संचय मापन विनिमय भुगतान। संचय करने का सबसे बेस्ट साधन क्या है? मुद्रा है। मेजरमेंट करने का बेस्ट साधन क्या है? मुद्रा है। भुगतान किसी को पेमेंट करेंगे, ये भुगतान का सबसे बड़ा साधन है। और संचय मापन विनिमय एक्सचेंज करने का, विनिमय का सबसे बड़ा अच्छा साधन है। तो 4 पॉइंट बहुत अच्छा है। 10 क्लास के बच्चे के लिए 4 पॉइंट काफी है, इतना याद रखिएगा। मुद्रा के है 4 कार्य मान, संचय मापन विनिमय। दीपक, आपका भी क्वेश्चन है? यस सर। क्या क्वेश्चन है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? पहले तो जानिए कि वस्तु क्या है। ठीक है, वस्तु गुड्स, वस्तु को हम लोग पदार्थ कहते हैं, माल कहते हैं। माल भी इसको कहा जाता है। कभी कभी आदमी कहता है क्या माल है, वाह। ठीक है, तो वस्तु किसे कहते हैं? दुनिया में जितने भी वैसी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करे, फुलफिल करे, पूर्ति करे, वही क्या है? वस्तु है। ये वस्तु है, इससे हम क्या करेंगे? पानी पिएंगे, हमारी प्यास को बुझाएगी। ये क्या है? ये वस्तु है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसमें हमारा क्या रिंग है, इसमें बहुत सारी की है। ठीक है, ये घड़ी हमारा क्या है? वस्तु है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वस्तु दो तरह की होती है, आर्थिक और अनार्थिक वस्तु। तो आपका था कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या है? भाई आप जानते हैं कि जब मुद्रा का आविष्कार हुआ था तब क्या था? हमारे देश में वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो वस्तु के साथ वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था? ठीक है, वस्तु आपके पास है, कोई रुपया नहीं उसे व्यवहार होता था, तो वस्तु का वस्तु के साथ आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। नेक्स्ट, आपका रोशन, आपका भी क्वेश्चन है? यस सर। सर मेरा प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या दोष है? अरे भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली का डिमेरिट क्या है? देखिए, इसी डिमेरिट की वजह से मुद्रा का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसी में जो डिमेरिट किसी चीज का आविष्कार होता है, फ्रांस की क्रांति क्या हुआ, रूस की क्रांति क्यों हुआ? क्योंकि वहां जो कमियां थी उसी के लिए क्रांति हुआ। उसी तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में, जैसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था, इसमें दोहरे संयोग का अभाव होता है, दोहरा संयोग नहीं मिलता है। विभाजन संबंधी कठिनाई होती है, मापन संबंधी कठिनाई होती है, भुगतान संबंधी कठिनाई होती है। ठीक है, अब भुगतान हमको करना है कैसे? वस्तु में हम आदि कोई आदमी हमारे यहाँ काम करता है, उसको हम पैसा न देकर और हम 10 किलो आटा चावल गेहूं दे तो नहीं लेना चाहेगा। तो भुगतान संबंधी, मेजरमेंट संबंधी का ये एक टेबल बनाओ कितना कुर्सी, बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक है, दोहरे संयोग का अभाव, जिसको जो वस्तु चाहिए वो मिल ही नहीं जाता था, कहाँ कहाँ घूमना पड़ता था। तो कुछ बहुत ऐसी कठिनाई आई जिसके परिणाम स्वरूप ही मुद्रा का आविष्कार हुआ। और जब ही मुद्रा का आविष्कार हुआ सारे प्रॉब्लम क्या हो गए? दूर हो गए। आपका भी कोई क्वेश्चन है? सर, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? वाह, बैंकों का, देखिए भाई, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक है, और जैसे स्टेट बैंक है, इलाहाबाद है, तो ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, और बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और वहीं से रुपया का आदान प्रदान होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंक को पैसा देता है, और पैसा फिर कहाँ आता है? कस्टमर के पास आता है, जो हम लोग कस्टमर है, उपभोक्ता है। ठीक है, तो बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्यों बैंकों का बैंक कहा जाता है? क्योंकि सारे पैसा का लेन देन कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, इसलिए, और वही कंट्रोल करता है। ठीक है, जिस दीर्घकाल दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यवसायिक बैंकों को लोन देता है उसको हम बैंक दर कहते हैं। ठीक है, तो वही इसी स्थिति में इसीलिए बैंकों का बैंक कहलाता है। आपका भी चंदन कोई क्वेश्चन है? स्वयं सहायता योग क्या है? स्वयं सहायता समूह इसका नाम है। स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है कि आपस में मिलकर, स्वयं माने अपना, सहायता माने सहायता समूह, व्यक्तियों के ऐसा समूह जो आपस में मिलकर
व्यक्तियों के ऐसा समूह जो आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह। इसमें 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है, 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है, और लोग आपस में 25 रुपया मिनिमम से लेकर 100 या अधिक रुपया आपस में कलेक्ट करते हैं। इसका एक फंडिंग होता है। फंड होगा, जैसे हम लोग यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदमी है। अगर 100 रुपया जमा किए तो कितना होगा? 900 रुपया होगा। ठीक है, अगर हम लोग एक आदमी को जमा करें तो 900 रुपये का राशि ज्यादा हो जाएगा, और स्वयं अलग अलग फंडों में किए तो ये 900 हो गया। अब क्या हुआ? ये इस तरह से रुपया जमा हो जाता है, कलेक्शन हो गया। अब किसको जरूरत है? इसमें से सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? अब हमारे दीपक कुमार का नहीं, हमको जरूरत है, तो सर्वसम्मति होता है, इसमें कमेटी बनता है, उस कमेटी के अध्यक्ष जो भी होते हैं ये पूर्ण निर्णय लेते हैं कि इनको दिया जाए कि नहीं। तो आगे हमारे यहाँ सेठ साहूकार महाजन को देसी बैंकर्स कहा जाता है, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। बैंक से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। फिर भी लोग, ये क्वेश्चन आता है आप लोग की क्लास में कि फिर भी लोग, क्या वजह है कि आज भी लोग बैंक के बजाय सेठ साहूकार महाजन से अधिक लोन लेते हैं? ठीक है, तो देखिए ये इजीली हो जाता है, आसानी से मिल पाता है, इसलिए लोग कहाँ जाते हैं? सेठ साहूकार महाजन के पास। ठीक है, तो इस स्थिति में स्वयं सहायता समूह एक काम करने लगा। ये क्या हुआ कि आपस में लोग एक कलेक्शन फंडिंग करें, और उसमें जिसको जरूरत हो सेठ साहूकार महाजन का जो रेट है उससे कम रेट पर हम ऋण प्रदान करें। तो ये बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ, और इसके साथ इसी तरह से कंसेप्ट सहकारी बैंक समिति भी आई। तो इस तरह का अगर समूह अगर बने तो लोगों का बड़ा बड़ा कार्य भी हो, क्या होता है? आसानी हो सकता है। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछे। और मेरा एक प्रश्न, हाँ बोलिए सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। देखो बाबू, इन्फ्लेशन को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, और डिफ्लेशन को मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाता है? गिरने लगता है, और वस्तु के दामों में क्या होता है? इजाफा होता है। मुद्रा का वैल्यू गिरने लगा और वस्तु के दामों में क्या हो गया? बढ़ने लगा। मुद्रा का वैल्यू गिर रहा है और वस्तु का दाम बढ़ रहा है, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसी के अपोजिट उलट दो कि मुद्रा का वैल्यू क्या होने लगा? बढ़ने लगा, और वस्तु का दाम क्या होने लगा? गिरने लगा। ठीक है, तो इसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति दोनों एक हमारे अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में एक टर्म है, और दोनों संतुलित रहे तब इन्फ्लेशन का भी बढ़ना बहुत डेंजरस होता है, डिफ्लेशन का भी बढ़ना बहुत ज्यादा होता है। और ये संतुलन में रहे तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या रहेगी? सही रहेगी, देश का विकास होगा। अगर गिर रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, तो दोनों डेंजरस है। इसलिए एक संतुलन में अगर हो रहा है तब जाके अच्छा होगा। और कोई क्वेश्चन? नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से आप हमको बुलाए, हमारे हौसला को पूरा किए, आप लोगों के भी काम हुआ, सेटिस्फेक्शन मिला। कोई डाउट है? नो सर। डाउट नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।